देश की जनता ने किसे सौंपी सत्ता की चाबी? चुनाव के बाद अब है सटीक आंकड़ों की बारी। जनता से जाना किस तरफ है उनका विचार। बनने वाली है देश में अब की बार किसकी सरकार? देखिए सबसे सटीक एग्जिट पोल 1 जून शाम 6 बजे से सिर्फ SPN 9 न्यूज पर। नमस्कार, मैं शालिनी शाक्य और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। देश भर में लोकसभा चुनाव अब संपन्न होने को है। जी आपको बता दें कि 1 जून को मतदान होगा 7वें चरण का, और अब देखा जाए तो देश भर में सन्नाटा छा गया है क्योंकि कल 30 जून को चुनाव प्रचार थम चुका है। अब ऐसे में अगर लोकसभा चुनाव की बात चल रही है तो कई तमाम नेताओं की साख दांव पर लगी है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल है। बात करेंगे 3 सीटों की, गोरखपुर, वाराणसी और पाटलिपुत्र की। जी हाँ, गोरखपुर सीट पर अगर बात की जाए तो गोरखपुर सीट पर इस बार जो मुकाबला होगा वो समाजवादी पार्टी और बीजेपी का होगा, जहां बीजेपी की ओर से रवि किशन एक बार फिर से मैदान में उतारे गए हैं, तो वहीं काजल निषाद मैदान में है समाजवादी पार्टी की ओर से। वाराणसी में पीएम नरेंद्र मोदी तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं सांसदीय रूप में, और लगातार अभी भी ये देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जैसे पहले टक्कर देते रहे, क्या इस बार भी वो टक्कर देकर एक बार फिर से वाराणसी पर अपना कब्जा कर भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि अजय निषाद को तीसरी बार फिर से मैदान में उतार दिया है कांग्रेस ने। तो वहीं अगर पाटलिपुत्र लोकसभा सीट की बात की जाए तो आरजेडी की ओर से मीसा भारती और बीजेपी की ओर से रामकृपाल यादव को मैदान में उतारा गया है। रामकृपाल यादव ने भी लगातार मीसा भारती को मात दी है। आज इन्हीं तीनों सीटों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, कल चुनाव होना है, लास्ट जो चरण है, आखिरी जो चरण है 7वां चरण, उस पर मतदान होगा। ऐसे में 57 जो सीटें हैं वो बची हुई हैं और इस पर चुनाव होगा कल। गोरखपुर सीट की बात की जाए तो गोरखपुर में रवि किशन मैदान में है, और रवि किशन ने 2019 में जब चुनाव लड़ा था तो 60% से ज्यादा वोट उनके समर्थन में आएंगे, क्या आए थे। इस बार क्या काजल निषाद उनको मात दे भी पाएंगी या नहीं? देखिए, बिल्कुल गोरखपुर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि 2019 में एक अलग तरह का माहौल था। सीएम योगी का पूरी तरह से अगर देखा जाए तो दबदबा पूरे गोरखपुर क्षेत्र में देखने को मिलता है। उन्हीं के नाम पर रवि किशन ने बड़ी जीत दर्ज की थी। जैसा आपने बताया, 60% ज़्यादा वोट जो है वो रवि किशन के हिस्से में आए। तो यहाँ पर 5 साल में जो काम हुआ है, क्या रवि किशन ने कुछ ऐसा किया है या फिर बीजेपी ने कुछ ऐसा काम किया है गोरखपुर क्षेत्र में कि रवि किशन के ऊपर एक बार फिर से लोगों का एतबार हो, भरोसा हो और उनको जो है वोट वो करते हुए नजर आ जाए। हालांकि अगर दबदबे की बात की जाए तो रवि किशन भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि काजल निषाद पे सपा ने दाव लगाया इस बार भी। हालांकि वो एमएलए का चुनाव, विधायक का चुनाव भी हार चुकी है। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से कहीं ना कहीं कमजोर नजर आ रही है रवि किशन के सामने। लेकिन साथ में समाजवादी पार्टी जिस तरह से अलायंस में आई है कांग्रेस पार्टी के साथ में, क्या इस अलायंस का फायदा उनको होता हुआ नजर आएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि गोरखपुर सीट जिस तरह से योगी आदित्यनाथ के नाम पर रही है, कई बार वो यहाँ सांसद रहे हैं। इसके बाद जब 2018 में यहाँ पर एक तरीके से वो सीट छोड़ते हैं, 17 में सीएम बनने के बाद 18 में चुनाव होते हैं और यहाँ से संजय निषाद के बेटे जो हैं प्रवीण निषाद चुनाव में खड़े होते हैं, जीत दर्ज करते हैं। लेकिन 2019 में उनको जो है संत कबीर नगर से चुनाव में लड़ाया जाता है, हालांकि वो भी जीत दर्ज करते हैं। और इसके अलावा रवि किशन को गोरखपुर में लाया जाता है, जहाँ से वो जीत दर्ज करते हुए नजर आते हैं। इससे पहले कांग्रेस पार्टी से भी अपना हाथ आजमा चुके हैं रवि किशन, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। तो ऐसे में क्या एक बार फिर रवि किशन अपना मैजिक चला पाएंगे? क्या जो योगी सीएम योगी है उनका जो दबदबा है इस क्षेत्र के अंदर, क्या फिर से एक बार काम करता हुआ नजर आएगा? कई तरह के फैक्ट हैं, कई तरह की चीजें हैं, क्योंकि काजल निषाद कोई बहुत बड़ा चेहरा नहीं है, ये कहा जा सकता है। क्योंकि अगर रवि किशन को टक्कर देने की बात आती तो बिल्कुल सपा को यहाँ से कोई बड़ा चेहरा उतारना चाहिए था। लेकिन काजल निषाद के रूप में जिस तरह से उन्होंने एक महिला चेहरे पर दाव लगाया, क्या उनके लिए ये प्लस में जा सकता है, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि अगर हम पूरे आंकड़ों पर गौर करें, 2019 से तुलना करें, तो दिखाई यही देता है कि रवि किशन का दबदबा कह सकते हैं कि वहाँ पर दिखाई पड़ता है। और साथ में सीएम योगी का उनके लिए साथ है, तो आप बिल्कुल ये मानकर चलिए कि रवि किशन इस रेस में कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा। क्या वाकई में जो सपा की रणनीति है काजल निषाद के लिए, क्या वो भारी पड़ती हुई दिखाई पड़ेगी जब मतपेटियां खुलेंगी? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो बड़े चेहरे होते हैं उनके नाम की चर्चा तो खूब होती है, लेकिन लोग कई बार उनको वोट नहीं करते। तो ऐसे में क्या इसका फायदा काजल निषाद को होगा, ये देखने वाली बात होगी।
बिल्कुल देखना होगा कि गोरखपुर सीट से एक बार फिर से बीजेपी सत्ता में आती है या फिर काजल निषाद इस बार कुछ अलग ही खेल करती दिखाई देंगी। लेकिन सर वाराणसी की बात की जाए तो वाराणसी वो सीट है जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गढ़ कहा जाता है, लेकिन एक बार फिर से कांग्रेस ने अजय राय को मैदान में उतारा है, उन पर भरोसा जताया है। क्या अजय राय को एक बार फिर से मैदान में उतारना कि ये कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती मानी जा सकती है? देखिए बिल्कुल वाराणसी का क्षेत्र और यहाँ पर काशी, जिस तरह से पीएम मोदी कहते हैं कि गंगा ने मुझे बुलाया है और यहाँ पर मैं बेटा बनकर आया हूँ, और लगातार वो यहाँ पर 2014 के बाद 19 में भी जीत दर्ज करते हैं, बड़े मार्जिन से जीत दर्ज करते हैं। हालांकि अगर अजय राय की बात करें तो 2014 में भी चुनाव लड़ते हैं, 19 में भी लड़ते हैं। 2014 में अजय राय को 75,000 वोट मिलते हैं। 2019 की अगर बात की जाए तो वहाँ पर उनको एक तरीके से 1.5 लाख वोट मिलते हैं, यानी कि अजय राय भी जो अपना कद है वो मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे में क्या 2024 के चुनाव में कोई बड़ा मैजिक करते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सपा और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन है, क्या इसका कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है? और साथ में क्या वाकई में जो काशी की जनता है, बनारस की जनता है, क्या मोदी के खिलाफ जाकर वोट करती हुई नजर आएगी? कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से पीएम मोदी की लोकप्रियता है और लगातार बनारस के जो लोग हैं वो पीएम मोदी को चाहते हैं, तो ऐसे में अजय राय के ऊपर मुझे ऐसा लगता है कि पीएम मोदी भारी पड़ते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन जिस तरह से लगातार हर कह सकते हैं चुनाव में अजय राय ने अपने आप को मजबूत किया है, ये भी कोई दो राय की बात नहीं है कि इस बार उनको 1.5 लाख से भी ज्यादा मत मिलते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये बारंबार जो अपने आप को आजमा रहे हैं, ये बता रहे हैं कि वो इतनी काबिलियत रखते हैं कि पीएम मोदी को भी ललकार सकते हैं। और बनारस के क्षेत्र में अगर पीएम मोदी का दबदबा है तो अजय राय भी अपना दबदबा कायम करवाना चाहते हैं, क्योंकि इस बार सपा और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन है, तो दोनों मिलकर अगर वोट उनका एक मंच पे आता है तो यहाँ पर पीएम मोदी के सामने अगर इस बार 1.5 लाख वोट है, अगर 2-2.5 लाख वोट भी लेकर आ पाए और जीत का अंतर कुछ कम कर पाए तो मेरे ख्याल से यही अजय राय की जीत होगी। और इसी को लेकर लगातार लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, और हो सकता है कि उनको इस चीज में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होती हुई नजर आए। यानी कि वोट परसेंट की बात करें तो कुछ हद तक अजय राय का वोट परसेंट बढ़ सकता है, और वहीं पीएम मोदी की जीत की बात करें, जैसा 4 लाख के आसपास मतों से वो जीते तो उसमें कुछ कह सकते हैं कमतरी दिखाई पड़ सकती है। फिलहाल अभी कहना बहुत मुश्किल है कि ऐसा ही होने वाला, लेकिन हाँ ये जरूर कहा जा सकता है कि अजय राय जिस दमखम से चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी जिस दमखम से उनका प्रचार प्रसार कर रहे हो, साथ में सपा का उनको साथ मिला है, तो ऐसे में वो पीएम मोदी को थोड़ी बहुत टक्कर देते हुए नजर आ सकते हैं। बिल्कुल अजय राय को एक बार कांग्रेस ने फिर से मौका दिया है। वैसे में अजय राय को कहीं ना कहीं अपने आप को साबित करना होगा, क्योंकि 2014 और 2019 की जैसे सर ने बात की है कि 19 में वोट कम थे, लेकिन 14 में वोट कम थे, लेकिन 19 में बढ़ोतरी हुई है। अब क्या 2024 में भी वोटों में बढ़ोतरी होती दिखाई देगी, ये समय बताएगा। लेकिन अगर पाटलिपुत्र की ओर नजर डालें, बिहार की ओर, तो बिहार में मीसा भारती चुनाव प्रचार करती हुई बहुत ज्यादा दिखाई, पूरा परिवार दोनों बेटियों के समर्थन में दिखाई दिया और चुनाव प्रचार करते दिखाई दिया। ऐसे में मीसा भारती 2 बार लगातार चुनाव हारी हैं रामकृपाल यादव द्वारा। क्या रामकृपाल यादव एक बार फिर से मीसा भारती को मात देंगे, या फिर मीसा भारती इस बार पाटलिपुत्र में जीत हासिल करती दिखाई देगी? देखिए बिल्कुल पाटलिपुत्र का आप जिक्र कर रहे हैं, रामकृपाल यादव बहुत करीबी माने जाते थे एक समय लालू यादव के, लेकिन वो अलग हो गए और 2014 के बाद से लगातार 19 में भी वो यहाँ से मीसा भारती को हराते हैं, जीत दर्ज करते हैं। वैसे में क्या 2024 में कोई बड़ा कमाल होने वाला है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने पूरे माहौल के ऊपर जिस तरह से अपनी पकड़ मजबूत की है, साथ में 251 के आसपास उन्होंने जो रैलियां की हैं, वो ये बताता है कि काफी एक्टिव हैं। और देखिए उनकी कमर में भी पेन था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने हर एक क्षेत्र में जाकर रैलियां की हैं और ये एक माहौल बनाते हुए नजर आए हैं शालिनी। अब ऐसे में क्या ये माहौल जो है, क्या जिस तरह से उन्होंने जो डेवलप किया है, मुकेश सहनी उनके साथ में नजर आते हैं, कांग्रेस पार्टी उनके साथ में नजर आती है, क्या ये तीनों मिलकर कोई बड़ा खेल यहाँ पे करते हुए नजर आ सकते हैं? क्योंकि बीजेपी लगातार ये कह रही थी कि 40 की 40 सीटें वो जीतने वाले हैं बिहार की, तो ऐसे में क्या जो मीसा भारती हैं पाटलिपुत्र में लगातार 2 हार के बाद क्या यहाँ पर जीत दर्ज करती हुई वो नजर आ सकती है? अपने आप में बड़ा कह सकते हैं सवाल है, लेकिन जिस तरह का माहौल बना हुआ है, बिल्कुल कहने में कोई संकोच नहीं होगा कि रामकृपाल यादव के सामने इस बार कड़ी चुनौती है, क्योंकि जिस तरह का माहौल तेजस्वी यादव ने बनाया उसमें रामकृपाल के लिए जीत दर्ज करना आसान बात नहीं होगी। और साथ में जो 10 साल वो लगातार रहे हैं यहाँ से कह सकते हैं सांसद, तो उनको अपना हिसाब किताब भी देना होगा, क्योंकि लोग लगातार सवाल कर रहे हैं कि अगर आपने कोई विकास नहीं किया तो फिर हम आपको वोट नहीं देंगे। तो ये आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से मीसा भारती एक बार फिर फाइट में है और जिस तरह का माहौल बिहार में दिखाई पड़ता है, ऐसा लगता जरूर है कि यहाँ पर जो मुकाबला है शालिनी वो कांटे का होने वाला है।
बिल्कुल, बिहार की अगर बात हो रही है तो बिहार में जहां बीजेपी 39 सीटों पर जीत हासिल करती दिखाई थी, 2019 में दिखाई दी थी, ऐसे में क्या 2024 में जो 40 की 40 सीटों की जीत की वो बात कर रही है, क्या वो उन्हें मिल भी पाएंगी या फिर मीसा भारती कहीं ना कहीं जीत पाटलिपुत्र से अपनी साबित करती दिखेंगी? क्योंकि दोनों ही बहनें जोरों शोरों से चुनाव प्रचार में लगी थी, कड़ी मेहनत की है, पूरे परिवार ने कड़ी मेहनत की है। ऐसे में रामकृपाल यादव की जो मुश्किलें हैं वो पहले से ही पूरा परिवार बढ़ा चुका है। अब देखना होगा इन तीनों सीटों पर आखिर क्या कुछ हो सकता है और 4 जून को नतीजे सामने आ जाएंगे। ऐसे में सभी जनता की नजरें, सभी उम्मीदवारों की, सभी पार्टियों की, महागठबंधन की नजरें अब 4 जून पर है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए SPN 9 न्यूज।